Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने लगे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स के बारे में कि वो कैसे होते हैं। बहुत ही आसान, दो बातों में ख़त्म हो जाएंगे। यानी पहली बात वही है जो हम कई दफ़ा कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में भी, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो उसी की कंटिन्यूटी है। हमने इससे पहले पढ़ा है ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और अब नाइट्रेट्स। ठीक है, तो नाइट्रेट्स के बारे में जो पहली बात है वो ये है, अल्कली मेटल्स के नाइट्राइट्स कैसे होते हैं अगर आप उनकी सॉल्युबिलिटी करें तो हम भी देखते हैं कि वो अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, यानी गुड सॉल्युबिलिटी, फेयरली सॉल्युबल, ऐसे भी बोल सकते हैं। फेयरली का मतलब है अच्छे सॉल्युबल है। इसी तरीके से अगर यही ट्रेंड हम वहां पर भी देखें तो आपको सेम मिलेगा, मतलब आप बोलेंगे फेयरली सॉल्युबल। तो बहरहाल ये हुए जी जनरल ट्रेंड्स, यानी सॉल्युबिलिटी कैसी है और अच्छी है। लेकिन ऐसा भी होता है समटाइम्स कि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि अगर किसी भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स की जो लैटिस एनर्जी है, या आप ये बोल लीजिए कि उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या होगा, वो डिकम्पोज हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं, वो ज़्यादा सॉल्युबल भी हो सकते हैं। ठीक है, और समटाइम्स अगर लैटिस एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो वो इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। मतलब ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कभी कभी हमें पिक्यूलियर बिहेवियर मिलता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में। तो ये जो आपके पास ट्रेंड है, इट इज़ अ वेरी जनरल ट्रेंड और इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। तो दूसरा ट्रेंड या दूसरी बात यहाँ पर हम पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ अबाउट द डिकम्पोजिशन। अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो दोनों ही ग्रुप में ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड मिलते हैं। काफ़ी हद तक सिमिलर डिकम्पोजिशन भी है, यानी प्रोडक्ट्स सेम काइंड के हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास थोड़ी डिकम्पोजिशन मुख्तलिफ हो। जैसे मिसाल यूँ ले लेते हैं कि अगर हम अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स का जिक्र करें, जैसे मिसाल के तौर पर लिथियम का नाइट्रेट यानी कि LiNO3, when we heat it decompose। अब डिकम्पोज कैसे होगा, यहां पर आपने एक बड़ी बात अहम याद करनी है, दैट इज NO2 लिबरेट होगी और ऑक्सीजन भी, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी और O2 भी, और बाकी जो आपको मिलने वाला है वो पुराना रिएक्शन है जो हमने कई दफा पढ़ा है। यानी जब भी हम लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स को, लिथियम के कार्बोनेट्स को और अब इवन के लिथियम के नाइट्रेट्स को जब भी डिकम्पोज करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनता है। तो ये बड़ी आसान सी बात है कि अगर आपको पता है कि लिथियम का ऑक्साइड इलेक्ट्रोस्टैटिकली ज्यादा स्टेबल है इवन अपने कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड, इवन के नाइट्रेट्स से भी, तो इसलिए वो हमेशा डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर NO2 बन रही है। अच्छा, एक एग्जांपल हम और कोट कर लेते हैं। वो एग्जांपल कुछ ऐसे हैं, हम लेते हैं सोडियम का नाइट्रेट NaNO3, व्हेन इट डिकम्पोज इट विल गिव यू अ डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी सोडियम नाइट्राइट, और साथ खारिज करेगा ऑक्सीजन गैस। तो आपने ये देखा कि लिथियम का पिक्यूलियर बिहेवियर हमेशा अपने ही ग्रुप में बाकी एलिमेंट्स के, ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोक्साइड्स और इवन के नाइट्रेट्स से इनको मुख्तलिफ कर देता है। तो लिथियम का पिक्यूलियर बिहेवियर हम ऑलरेडी इसके अपने सेक्शन में ही पढ़ चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और आई बटन से भी आप देख सकते हैं। तो ये था आपके पास दो तरह का नाइट्रेट्स जो कि अल्कली मेटल्स के हैं, उनकी डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर हम जिक्र करते हैं इसी तरह की डिकम्पोजिशन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, तो वो आपको लिथियम जैसी मिलने वाली है। कैसे, एक डिवाइस की एग्जांपल कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3। NO3 की वैलेंसी होती है 1, वो यहां लगा सकते हैं पर 1 लिखते नहीं है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो आप यहां पर 2 लगाएंगे। तो फार्मूला वही है, लिथियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, बट वैलेंसीज चूंकि चेंज है इसलिए आपको ये फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। लेकिन आपने यूं याद करना है कि लिथियम के नाइट्रेट को तोड़ा तो लिथियम ऑक्साइड बना, इसी तरह मैग्नीशियम के नाइट्रेट को तोड़ा तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और इसके साथ साथ जैसे यहां पर NO2 और O2 गैस खारिज होती है, यहां पर भी NO2 और O2 गैस खारिज होती है। तो ये थे जी सिंपल से आपके पास रिएक्शन। एक एक रिएक्शन अगर और कोट कर सकें तो और कोट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप ले लें कैल्शियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस,
क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इसलिए इनकी वैलेंसीज सेम होती हैं, इसलिए फार्मूलाज भी सिमिलर हैं। और इसी तरह यहां बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपके पास NO2 और ये आपके पास O2। तो ये सिंपल रिएक्शन में लिखे हैं, यहां पे मैंने बैलेंसिंग नहीं की है। अगर आप बैलेंसिंग करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप लिख सकते हैं 4 2 4 और यहां पर आप लिख सकते हैं इसी तरह से ही 2, क्योंकि मैग्नीशियम 2 है और यहां पर भी 2 है, ठीक है, और यहां पर भी 4 है। ये मैंने क्विकली लिख दिया है, काफी हद तक मुझे वैसे अंदाजा है, लेकिन अगर आप इसको खुद करें और अपने पेपर पे लिख कर करें बार बार तो आपकी हो सकता है। वैसे तो ये क्लास काफी बड़ी है, इस क्लास में बैलेंसिंग है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बैलेंस करने की सलाहियत कमजोर है तो आप काफी सारे इक्वेशंस को पहले अनबैलेंस लिखें और फिर उसको खुद बैलेंस करें। ये जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंसिंग करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। बहरहाल इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ये सिमिलर काइंड की बैलेंसिंग होगी 2 2 4 और यहां पर रह गया आखिरी हमारे पास, ये आपके पास बन जाएगा 2 and 2 2 to the 4 ऑक्सीजन and 2 6 ऑक्सीजन 3 to the 6 ऑक्सीजन। तो ये था सिंपल सा बैलेंसिंग करने का तरीकाकार। अब चलते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स के बारे में जानने के लिए। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अल्कली मेटल्स के सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, तो भाई यहां पर वही बात आ रही है कि दे आर सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी में हम क्या बात कहेंगे कि सल्फेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर फेयरली सॉल्युबल या सॉल्युबल इन द वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है जी। तो सॉल्युबिलिटी तो समझ में आ गई। अगर इतना ही बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सॉल्युबिलिटी, तो यहां पर आपको एक जनरल ट्रेंड देखने को मिलेगा और वो आप इस तरह से देख सकते हैं, यानी ये आपको बना कर दिया जा रहा है सॉल्युबिलिटी कर्व या फिर ट्रेंड। अगर मैं कहता हूं कि सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सॉल्युबिलिटी कुछ ऐसे है, कैसे, यानी इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले एलिमेंट्स की, जैसा कि बेरिलियम सल्फेट और इसी के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट, तो हम कहेंगे कि दे आर फेयरली सॉल्युबल। तो ये आपके पास हो गई जी आसान बात और हमें समझ में आ भी गई। वो कैसे, हमने कहा था कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, तो चूंकि ये सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स हैं तो अच्छे सॉल्युबल हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो कैल्शियम सल्फेट का जिक्र करें तो आप ये कहेंगे कि दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। और अगर लास्ट में चलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर स्ट्रोंशियम सल्फेट का जिक्र करते हैं सबसे आखिरी वाले का, तो हम कहते हैं इनसॉल्युबल। तो देखें बड़ी आसान सी बात आई, वो ये कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और वाकई में हमें कुछ ऐसे देखने को मिला है, जबकि वो अल्कली मेटल्स के सल्फेट काफी हद तक वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बस इतना ही है हमारे सिलेबस का हिस्सा जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको ये पता है कि ये सारा का सारा जो हम पढ़ रहे थे डिफरेंट ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ये एक्चुअली पूरा एक क्वेश्चन है और इसके कुछ पॉइंट्स पे पूछे जा सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो बहरहाल सब यूजफुल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन से भी आप देख सकते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल पर आएं, लाइक ज़रूर करें। अगर समझ ना आए तो कमेंट भी करें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।